नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो नोट में हम आपसे बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो नोट में हमने आदर्शवादी उपागम को देखा था, उसकी विशेषताएं देखी थी, उसकी मूल मान्यताएं देखी थी और उसकी आलोचना देखी थी। इसी प्रकार आज इस वीडियो नोट में हम यथार्थवाद उपागम को समझने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आदर्शवाद जो उपागम था, यदि आपने वो वीडियो नोट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस उपागम में हमने ये बात की थी कि उसमें नैतिकता का जो बिंदु था उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया था, अत्यधिक बल दिया गया था। लेकिन यथार्थवादी उपागम में जब हम अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल ये आदर्शवाद का बिल्कुल उलट है, या कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत है। क्या है? बिल्कुल विपरीत है। ये वास्तविकता पर थोड़ा जोर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट यथार्थवादी उपागम के ऊपर। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने टॉपिक में चर्चा की थी आदर्शवादी उपागम की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने आपको बता दिया। अतः आपको ये बता दें कि यह उपागम उससे बिल्कुल क्या है? विपरीत है, बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उससे विपरीत है। क्या विपरीत है? इस उपागम की जो मान्यताएं हैं, इस उपागम की जो विशेषताएं हैं, वो आदर्शवादी उपागम से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ठीक है, वहाँ पे नैतिकता पर जोर दिया गया था, यहाँ पर नैतिकता को छोड़कर वास्तविकता के ऊपर जोर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोरी बात नहीं करता। जो यथार्थवादी उपागम है, रियलिस्टिक अप्रोच जो है, ये केवल और केवल कोरी बात नहीं करता जिससे बातों में ये लगे कि ये चीज़ असंभव है, बल्कि यह वास्तविक धरातल पर कार्य करता है। अपनी ऐसी विशेषताएं लेके बैठा है कि आपको ये लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा तो हिसाब किताब होता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उपागम का प्रभाव बढ़ता गया और यह महत्वपूर्ण भी हो गया। यथार्थवादी उपागम मुख्यतः जो इसका समय रहा वो 18वीं-19वीं शताब्दी में इसका महत्व रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बनता गया। अब इसके जो मुख्य समर्थक हैं उनको हमें देख लेना चाहिए, जिनमें देखिए मार्गेंथाउ, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज केनन, E.H. कार, रोनाल्ड नेबर, ये इनके मुख्य क्या हैं? समर्थक हैं यथार्थवादी उपागम के। इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो दिया दोस्तों मार्गेंथाउ ने। मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत के लिए बहुत काम किया। इन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया, इन्होंने बहुत इसमें अध्ययन किया और उसको सामने रख भी दिया। ठीक है, तो मार्गेंथाउ, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज केनन, E.H. कार, रोनाल्ड नाइबू या नेबर, ये इसके क्या हैं? यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं। तो समर्थकों को तो ध्यान में रखना ही है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है दोस्तों यथार्थवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, इस सिद्धांत में नैतिकता नाम की जो चीज़ है ना, जिसको आदर्शवाद में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, उसको कतई क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। बोला इस नाम की चीज़ यहाँ पर काम नहीं आने वाली। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं चल सकती। इस सिद्धांत में शक्ति को अधिक महत्व दिया गया। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि यथार्थवादी सिद्धांत में किस पर अधिक जोर दिया गया? शक्ति पर अधिक जोर दे दिया गया। अत्यधिक महत्वपूर्ण जो घटक है वो किसको मान लिया गया? शक्ति को मान लिया गया, पावर को मान लिया गया। ठीक है, इसमें हमें यह भी बताया गया कि राज्य शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं, उन्हें और कोई भी मतलब नहीं है। इसमें क्लियर कट ये बात की गई है कि जो भी राज्य हैं वो अपनी शक्ति के माध्यम से, जिसके पास जितनी पावर है वो उतने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगा रहता है। अपने राष्ट्रीय हित के लिए उसे और कोई भी मतलब नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर नैतिकता नाम की क्या चीज़ बच गई। जब आप अपने हित के लिए अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करेंगे तो आप नैतिकता की तरफ झुकेंगे भी नहीं, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। यदि देख लेंगे तो आप फिर अपनी शक्तियाँ कम कर देंगे और आप राष्ट्रीय हित या अपने स्वहित की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नैतिकता वाली चीज़ है ये यथार्थ में ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है। हर राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हित की पूर्ति में लगा रहता है और किसी भी चीज़ से उसे मतलब नहीं है, अपना हित सधना चाहिए। सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है? तो वास्तविकता पर जोर दिया गया है। ठीक है, शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया और राज्य को हमेशा संघर्षरत बताया गया। यथार्थवादी शक्ति का प्रयोग किस लिए करते हैं ये भी आपको हम बता दें। शक्ति का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि
एक बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे। किसी भी संघर्ष को दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए शक्ति संतुलन तरीके से वो प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ये उपागम जो है ये काल्पनिक की बजाय वास्तविकता में आ जाता है, इसीलिए आदर्शवाद का हमने इसको क्या बताया? बिल्कुल विपरीत सिद्धांत बताया है, क्योंकि ये वास्तविकता के अंदर आ जाता है। इसमें बता दिया कि राष्ट्रीय हित ही क्या होते हैं? सर्वोपरि, और हर राज्य अपनी शक्ति के माध्यम से उन्हें पूरा करता रहता है। तो दोस्तों ये यथार्थवाद की कुछ विशेषताएं थी, और तमाम जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको प्रस्तुत किया। ठीक है, अपनी बातों का उल्लेख भी किया। तो ऐसी कोई विशेषता इसमें निकल के नहीं आती कि जिसमें सभी का एकमत हो जाए या सर्वसम्मति से उसे प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये जितनी जो विशेषताएं हैं ये यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक सुस्पष्ट ढंग से यदि किसी ने इसे प्रेजेंट किया है तो वो है दोस्तों आपके मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ ने अपनी एक किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, बहुत फेमस किताब है, परीक्षा में भी पूछी जाती है, ध्यान में रखना। इसके अंतर्गत मार्गेंथाउ ने यथार्थवाद को एक स्पष्ट उपागम बनाने का बहुत बड़ा कार्य किया है, या फिर उन्हें इस बात का श्रेय दे दिया जाना चाहिए। मार्गेंथाउ को यथार्थवाद को उपागम बनाने के लिए इन्होंने मुख्यतः 6 सिद्धांतों पर काम किया, 6 सिद्धांतों पर आधारित इन्होंने बताया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेना कि बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे प्रस्तुत किया, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है वो मार्गेंथाउ का है। उनकी किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इसमें इन्होंने 6 सिद्धांतों पर आधारित यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय यथार्थवाद को प्रदर्शित किया। वो सिद्धांत कौन से हैं? अब हम उनको हल्के हल्के तरीके से देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है दोस्तों, राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुनिष्ठ नियमों की जड़ क्या है? मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर। ये मार्गेंथाउ कहते हैं। वीडियो में थोड़ा सा मैं रुकता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि जो सामग्री मेरे द्वारा आप तक पहुँचाई जा रही है, क्या आपको ये वास्तव में अच्छी लग रही है, समझ आ रही है? तो आप वीडियो को लाइक भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, चलिए वापस पॉइंट पे आइए। राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुनिष्ठ नियमों की जड़ क्या है? मानव प्रकृति है। मार्गेंथाउ इस मत को लेकर खड़े हैं कि भाई पुराने समय से लेकर यदि आज तक की हम बात करें तो राजनीति जो है उसमें जो नियम है वो मूल रूप से नहीं बदली है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। मानव प्रकृति के अध्ययन के आधार पर कुछ सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादन किया जा सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? मार्गेंथाउ इस बात को लेकर कहते हैं। वो कहते हैं कि विवेकपूर्ण और तर्क संगत कल्पना से हम वस्तुनिष्ठ स्थिति और सत्य के अधिक नज़दीक जा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हेतु एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण कर सकेंगे। तो मानव प्रकृति को इसकी जड़ उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी विदेश नीति का हमें सही आकलन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस राजनीतिज्ञ की जगह खुद को रखकर सोचना होगा जिसने ऐसा कोई निर्णय लिया है। कहते हैं ना कि मेरी जगह आप आकर देखो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा है। दूसरा देखिए दोस्तों, यथार्थवाद राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण मानता है, राष्ट्रीय हितों की शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। राष्ट्रीय हितों की शक्ति के रूप में यथार्थवाद को परिभाषित करता है। वो कहते हैं कि भाई किसी भी राज्य का राजनीतिक मुख्य आधार क्या है? राष्ट्रीय हित है। किसी भी राज्य का राजनीतिक मुख्य आधार क्या है? राष्ट्रीय हित है, उसकी सुरक्षा है। तो राजनीति को शक्ति से अलग रखकर आप नहीं समझ सकते। राजनीति को आप कहें कि शक्ति इससे अलग कर दो, जैसे आदर्शवाद में कहा था कि लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, आप इन बातों को अलग रखकर नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए राष्ट्रीय हितों के लिए शक्ति आवश्यक है और राज्य को आप शक्ति से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो मार्गेंथाउ ने यह कहा कि किसी भी राज्य की यदि विदेश नीति है उसमें जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अन्य राष्ट्रों की बजाय हमें सफलता कैसे मिले, इस बात पर जोर दिया जाता है। वही तो राष्ट्रीय हित है। घूम फिर कर राष्ट्रीय हित पर ही बात आ जाती है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें क्लियर रखनी है कि भाई जितने भी राजनेता हैं उनके व्यक्तिगत विचार और राजनीतिक उत्तरदायित्व को हमें अलग अलग रखकर देखना होगा। प्रश्न और यहाँ पे देखिए इनका सिद्धांत तीसरा कि राष्ट्रीय हित कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अब हम कहें कि भाई राष्ट्रीय हित आप कह रहे हैं, तो मार्गेंथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित को आप कैसे समझाएंगे, इसे आप एक निश्चित अर्थ में तो रख ही नहीं सकते। राष्ट्रीय हित हमेशा बदलते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो मार्गेंथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित और हमारी शक्तियाँ ये दोनों ही गतिशील हैं। शक्ति कभी बढ़ी कभी घटी, तो उस हिसाब से राष्ट्रीय हित भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरे परिवेश में, पूरे वैश्विक परिवेश में इसकी भूमिका बनी रहती है, परिवर्तन की भूमिका बनी रहती है। ठीक है, यदि हमारे चारों तरफ पर्यावरण में बदलाव आ जाता है तो हमें भी अपने हितों में परिवर्तन करना होता है, हमें भी अपनी शक्ति में परिवर्तन करना होता है। इसलिए राष्ट्रीय हित का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, इसे एक आप निश्चित खाके में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व शाश्वत है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। इस पर इन्होंने क्या दिया है, जोर दिया है और कहा है एक सफल राजनेता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो मूल तत्व हैं उनको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार देखकर ही सतत प्रयास करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी रूढ़ी सोच के अनुसार चलता रहे, जैसी परिस्थिति है ना उसी हिसाब से उनको अपना कदम उठाना चाहिए। अगला सिद्धांत है मार्गेंथाउ का कि राज्यों के कार्यों में कोई नैतिकता का पालन नहीं हो सकता। देखियो, आदर्शवाद की यहाँ पर साफ साफ धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं कि राज्यों के कार्यों में कोई भी नैतिकता का पालन नहीं होता। ध्यान में रख लेना इस चीज़ को। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भाई किसी भी तरीके से कोई भी राज्य इस परिस्थिति में बंधा नहीं रह सकता कि वो नैतिकता का पालन करे। नैतिकता मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, हम दोनों के लिए अलग अलग मैटर करती है। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत किस पर होता है, विवेक पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर बिना विवेक के राजनीतिक नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि राष्ट्रीय हित की बात की जा रही है। इसलिए कोई भी राष्ट्र नैतिकता के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। भाई एक चाटा मार दिया, दूसरा गाल आगे कर दो, सुना होगा आपने। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा किया तो चाटा मारने वाला अपनी स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए जो सुरक्षा की जो बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित की जो बात आती है, वहाँ पर नैतिकता को हम आगे नहीं रख सकते, नैतिकता पीछे छूट जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से भिन्न होते हैं। ये बात भी मार्गेंथाउ ने कही है। नैतिक मूल्य अवश्य होते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने आपको अभी बातों बातों में बताया था दोस्तों कि मेरे नैतिक मूल्य अलग हैं, आपके नैतिक मूल्य अलग हैं। आपका हित यदि कहीं नहीं दबेगा तो आपके नैतिक मूल्य दिखते रहेंगे। जिस दिन आपका हित दबा, आप उग्र हो जाएंगे, नैतिक मूल्य दूर हो जाएंगे। मेरे लिए वो आपकी उग्रता होगी, लेकिन आपके लिए वो आपका हित होगा। मैं आपके लिए जो सर झुका के काम कर रहा हूँ, ये मेरी नैतिकता होगी। लेकिन जिस दिन मेरे हित का हनन हुआ, मैंने सर उठा लिया, आपके लिए मेरा विरोध है, लेकिन मेरी वो नैतिकता है। तो नैतिकता का स्तर जो है ये कोई सार्वभौमिक नहीं होता या सभी के लिए समान नहीं होता। जैसे सूरज पूर्व दिशा से उगता है तो उगता है, सभी के लिए समान है। लेकिन नैतिकता हर राज्य के लिए सेम नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, कोई यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों की, सभी राज्यों की अपनी अपनी नैतिकता होती है और वो नैतिकता समय शक्ति के हिसाब से बदलती रहती है, भिन्न होते हैं। नैतिक मूल्य इन्होंने क्या कहा है, भिन्न होते हैं। तो अतः किसी भी राष्ट्र का मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हुआ तो इसके परिणाम भी क्या होंगे, भयंकर होंगे। इसके परिणाम भी क्या होंगे, भयंकर होंगे। क्योंकि अपने देश के हितों का यदि किसी ने बलिदान कर दिया नैतिक हित के लिए, तो उसे राजनीतिक दृष्टि से आप बुद्धिमान कहेंगे क्या? आप कहेंगे इसका तो खोपड़ा खराब है, खुद के घर में आग लगी पड़ी है, दूसरों को पानी का मटका दे रहा है बुझाने के लिए। तो ये चीज़ तो कोई भी इसकी तारीफ नहीं करेगा। इसलिए नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं।
आई होप आपको सरल भाषा में समझा रही ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब ये मार्गेनथाउ का अंतिम है इसमें सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन स्वायत्त विषय के रूप में किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है इन्होंने कहा है कि भाई एक स्वायत्त विषय के रूप में किया जाना चाहिए। कहते हैं कि जैसे हमारे जितने भी आर्थिक हित होते हैं उनके कारण होते हैं, अर्थशास्त्र में हम उनका अध्ययन करते हैं। राजनीति में राष्ट्रीय हित शक्ति पर आधारित होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्वतंत्र क्षेत्र जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, ऐसे ही इसका भी स्वतंत्र क्षेत्र होना चाहिए। राजनीतिक यथार्थवाद मानव प्रकृति के बाहुल्य स्वरूप को मानता है। मार्गेनथाउ कहता है कि राजनीतिक यथार्थवाद जो है वो मानव प्रकृति के बाहुल्य स्वरूप को मानता है। ठीक है। बाहुल्य स्वरूप का मतलब हुआ किसी भी मानव का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक सभी प्रकार का जीवन और सभी प्रकार के उसके उत्तरदायित्व वो कैसे निभाता है, इन सभी स्वरूपों का गहन अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अब इन सभी स्वरूपों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट रखना पड़ेगा, परस्पर अलग अलग रखना पड़ेगा। इसलिए राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी स्वायत्त विषय के रूप में होना चाहिए। ये किसने कहा? मार्गेनथाउ ने कहा। इसे गौण विषय बनाकर ना चले आप, इसे मुख्य विषय के रूप में शामिल करें। ठीक है। इस प्रकार राजनीति के विभिन्न स्वरूप होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उनमें से एक है। तो इसका सुव्यवस्थित अध्ययन जरूरी है और गहन सुव्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए। अब मार्गेनथाउ ने अपने पॉलिटिक्स एंड अमोंग नेशंस में ये सारी विचार रख दिए, लेकिन मार्गेनथाउ के इन सिद्धांतों की आलोचना भी होने लगी। क्या होने लगी? आलोचना भी होने लगी। वो आलोचनाएं किस प्रकार से होने लगी, देखो सरल तरीके से हम आपको बता दें। पहली बात तो ये है कि मार्गेनथाउ के जो विचार हैं वो कई जगह आपस में ही भिड़ने लग जाते हैं। ठीक है। अब इसमें पहली बात तो ये देखिए कि शक्ति पर अत्यधिक बल देते हैं कौन? मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ शक्ति पर हद से ज़्यादा बल देते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रीय हितों को सुचारू रखने के लिए केवल एक कारक ही मुख्य नहीं होता, बहुमुखी कार्य कार्यरत हैं। ठीक है। केवल शक्ति को ही मानना सही नहीं होगा। शक्ति के साथ साथ किस बात पर भी जोर देना चाहिए दोस्तों? सहयोग पर भी जोर देना चाहिए, कोऑपरेशन पर भी जोर देना चाहिए। तो ये इसकी क्या हुई? एक आलोचना हुई कि शक्ति को ही आप साध्य मान लेंगे तो ये सरासर क्या है? गलत है, अनुचित है। ओके। शक्ति अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना है मानव प्रकृति का एक पक्ष संघर्षी बताया। मार्गेनथाउ ने केवल और केवल शक्ति को आधारित बताया। वो कहते हैं कि भाई शक्ति के साथ संघर्ष हमेशा चलता रहता है, लेकिन अब आपको हम बता दें कि इसका दूसरा पक्ष, अभी हम आपको बताए थे कि शक्ति तो है ही, लेकिन मानव स्वभाव का एक बड़ा पक्ष है सहयोग, इसे उन्होंने कतई नकार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। निर्णायकों की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन किस परिस्थिति में, किस समय पर कौन कौन से कारक उसमें भूमिका निभाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने वाले जो निर्णायक होते हैं वो अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर मानव की जो प्रकृति है उसको सहयोग के साथ भी जोड़ना चाहिए, संघर्ष के साथ भी लेकर चलना चाहिए। केवल और केवल संघर्ष या शक्ति पर आप बल देकर सही नहीं कर रहे। ठीक है। अन्य सभी कारकों की राजनीतिक अनदेखी इन्होंने कर दी। मार्गेनथाउ का आकलन राष्ट्रीय हित के संदर्भ में देखें। भाई राष्ट्रीय हित को उन्होंने मान लिया, शक्ति को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, राष्ट्रीय हित के लिए भी बताया, नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आकलन जो है ये पूर्णतः सही तो नहीं हो सकता। ठीक है। ये दोष है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? ये दोषपूर्ण आकलन है मार्गेनथाउ का। राष्ट्रीय हित के बारे में सर्वसम्मति है कि राष्ट्रीय हित हमेशा शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित होते हैं, लेकिन ये वर्तमान समय में मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। वर्तमान में भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक हमारी क्षमताएं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस,
ये सभी जो परिवर्तन है इनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। अब ये सिद्धांत कैसे हम ऐसे कैसे अपना लें? तो इन परिवर्तित जितनी भी परिस्थितियां हैं, गतिशील जो परिस्थितियां हैं, उनके संदर्भ में देखें तो इनका सिद्धांत क्या है? आलोचनापूर्ण है, दोषपूर्ण है, इसलिए इसकी आलोचना होती है। राष्ट्रीय हितों पर राज्यों में सर्वसम्मति मिलती है, ये क्या है? दोषपूर्ण। आज की बदली हुई परिस्थिति में, तो इन परिवर्तित परिस्थितियों और मान्यताओं के संदर्भ में ये विचार भी बहुत गलत उन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय हितों पर राज्यों में सर्वसम्मति मिलती है। इसलिए मैंने आपको बातों बातों में बताया था कि जो मार्गेनथाउ है, इनके आपस में विचार भी कहीं कहीं टकरा जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई मनुष्य को स्वार्थी और राज्यों को शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में लगा पाया, मनुष्य के लिए इन्होंने कहा। लेकिन इनकी जो किताब है उसमें इन्होंने अंत में आते आते ये मान लिया कि राजनय ही सबसे उचित रास्ता है। अच्छे राजनय हेतु अच्छे राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है, जो राजनीतिज्ञ हमेशा स्वार्थी हितों की पूर्ति में लगा रहेगा। इस प्रकार मार्गेनथाउ के विचारों में यह विरोधाभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। तो ये इसकी क्या है? कुछ आलोचनाएं हैं जिसको हमने यहाँ पे देखा। अब हम कहें कि जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने जितनी भी विशेषताएं पढ़ी, अब इसको हम फिर से कहें तो इसको सिरे से नहीं नकार सकते। ये राजनीति को समझने में भी सहायक हुआ ये सिद्धांत, ठीक है, आदर्शवाद हुआ। वैसे ही ये भी सिद्धांत क्या हुआ? सहायक हुआ। आदर्शवाद और वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना में इसने एक पुल का काम कर दिया। ठीक है, वर्तमान और आदर्शवाद में नैतिकता को बिल्कुल नकार दिया गया, नैतिकता का साथ दिया गया, इसमें नैतिकता को बिल्कुल नकार दिया गया। वर्तमान में यदि हम देखें तो एक बैलेंस बना के चलना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार राजनीति के सामान्य सिद्धांत के रूप में इसे हम भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन एक पक्षीय सिद्धांत के रूप में भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन एक पक्षीय सिद्धांत के रूप में मार्गेनथाउ के प्रति ये अन्याय होगा यदि हम इसे स्वीकार नहीं करते। कहीं ना कहीं ये अध्ययन में लाभ देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट में हमने आपको मार्गेनथाउ के ये कुछ सिद्धांत बताए। ठीक है, यथार्थवाद के रूप में हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगले वीडियो नोट में हम एक और सिद्धांत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अपने अमूल्य कमेंट छोड़ते जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपके लाइक का और आपके कमेंट का इंतज़ार बना रहता है। थैंक यू सो मच।